आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। होंगे। अब किसी का शादी खत्म करना है मुसलमान को, तो उसको एडल्ट्री प्रूफ करना पड़ेगा। फिर उसको 6 महीने जुडिशियल सेपरेशन, फिर आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट को दिखाना पड़ेगा। ये सब जो है ये हिंदू धर्म का हिस्सा है। इसको आप हम पे क्यों लगा रहे हैं? आप हिंदू धर्म का कानून आप हिंदू धर्म के मानने वालों पे लगाइए, बहुत अच्छा है। ये यूनिफॉर्म कहाँ है ये? और मैं किसी धर्म की चीजों को क्यों मानूंगा? मैं ये तो मेरा आर्टिकल 25 का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, फिर आप बोलते कि लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है, माने शादी का तो आपको शादी नहीं करके ऐसा ही किसी के साथ रहेगा, तो कहाँ गए मॉरल्स आरएसएस बीजेपी वालों के? इस्लाम में तो हम किसी गैर महरम औरत को या किसी गैर महरम औरत किसी मर्द को हाथ भी नहीं लगा सकती, हाथ भी नहीं लगा सकते। आप बोल रहे लिव इन रिलेशनशिप करो, कैसा करो? रजिस्ट्रेशन करा लो उसका, फिर टर्मिनेट करना है तो उसका टर्मिनेट का वो करा लो। ये क्या बात है? सैंक्टिटी ऑफ मैरिज तो खत्म हो गया ना। माने आप बगैर शादी करे किसी को भी किसी के भी साथ रह सकते हैं, आप अपने रिलेशन सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकते हैं, आप वो तो इस्लाम के धर्म के खिलाफ है, तो हो ही नहीं सकता। और फिर आप बोल रहे मेंटेनेंस एलिमनी होगा, वो भी हिंदू मैरिज डिवोर्स एक्ट के तहत होगा। फिर आप उसमें बोल रहे कि सक्सेशन होगा तो हिंदू धर्म के मुताबिक होगा। इस्लाम में क्या है? अगर मेरे पास एक बेटा एक बेटी है, मैं उसका एक शेयर हिस्सा है, मैं 1/3 अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे सकता। मैं 1/3 प्रॉपर्टी किसी को दे नहीं सकता मैं। और अगर मैं 1/3 प्रॉपर्टी नहीं दे सकता हूं, मगर आप अब क्या कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू धर्म में विल पावर है। अगर आपके 2 बेटे हैं एक बेटी है, तो आप एक को दे सकते पूरा प्रॉपर्टी अपना। इस्लाम में नहीं दे सकते ऐसा। तो ये कौन सा इंसाफ कर रहे बोलो आप बोल रहे जेंडर जस्टिस। कहां का जेंडर जस्टिस हो रहा है? विल पावर से कोई भी अपना पूरा प्रॉपर्टी एक औलाद को दे सकता है। ये कहां जेंडर जस्टिस है? अब लोग बोलेंगे कि हाँ मैंने अपनी बेटी की शादी किया, उसमें खर्चा हो गया, उसका हिस्सा नहीं होगा। अरे भाई, इस्लाम में तो अलाउड नहीं है ना। इस्लाम में तो देना ही पड़ेगा। और भाई जेंडर, अरे भाई ये बताओ, इस्लाम में पहला धर्म था पूरे दुनिया में जिसने बेटी को अपने बाप की जायदाद में हिस्सा दिया। दुनिया का पहला धर्म है। कोई धर्म ऐसा नहीं बोलता जो इस्लाम धर्म बोला। अब बोलते रहे बेटी को आधा नहीं मिलता। अरे बेटी को बाप की जायदाद में भी हिस्सा मिलता है, शौहर की जायदाद में भी हिस्सा मिलता है, अगर भाई का नहीं रहा उसमें भी मिलता। माने देयर आर 32 वेज वेरिएंट, माने उससे ज्यादा भी है जो महिला को हिस्सा मिलता है। आपने विल पावर लिख दिया, तो विल पावर के जरिए से तो आपने तो सबका नुकसान कर दिया। अब कहां जेंडर जस्टिस होगा बताइए? जेंडर जस्टिस होगा ही नहीं। और ये प्रॉपर्टी राइट्स जो इस्लाम में है, उसको आप ये बोलते हैं कि जेंडर बायस नहीं। जेंडर बायस नहीं है उसमें, बिल्कुल जेंडर बायस नहीं है। आपने पूरा जितना डिवोर्स का तरीका था इस्लाम में उसको खत्म कर दिया। और आप ये बोल रहे हैं कि अगर इस कानून को कोई के बरखिलाफ काम करेगा तो उसको फाइन भी मिलेगा और उसकी जेल भी होगी। ये क्या है? ये लिव इन रिलेशनशिप आप बोल रहे कर लो, हाँ? और आपके धर्म का कानून मुझ पर क्यों लागू कर रहे हैं आप? ये इंसाफ है क्या? बताइए आप। यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं इसमें। आपके धर्म के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, उस पर चलिए, हम और कोई इतराज नहीं है। मगर आप कैसा बोलेंगे कि आपके धर्म के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा होगा? आप तो माने आप पूरा इसको हिंदू कोड मैरिज एक्ट, हिंदू डिवोर्स एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को आप सब पे लागू कर रहे हो और 16% ट्राइबल को आप उसमें एक्सक्लूड कर दिए, और जिसका कस्टम एंड यूसेज है उसको भी आप एक्सक्लूड कर दिए।
तो ये सरासर गलत है, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ये बीजेपी की जो नफरत की आइडियोलॉजी है माइनॉरिटीज के ताल्लुक से, इसका खुला सबूत है। और उत्तराखंड में जो है कट एंड पेस्ट जो हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट में, उसको आप यहाँ पर लागू कर दिए। तीसरी बात यह है कि यूसीसी के ताल्लुक से इंडियन सक्सेशन एक्ट है, सेकुलर एक्ट है, आप अपना लो उसको। एडॉप्शन एक्ट है, अपना लो उसको आप। स्पेशल मैरिज एक्ट है, अपना लो उसको आप। मगर आप उसको छोड़ दे के ये सब चीजों को आप लेके मुसलमानों पे लगा रहे हैं। मकसद एक ही है कि मुसलमान अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को खत्म कर दे, उनका कोई रिलीजन से ताल्लुक ना हो। अरे भाई, मेरी शादी आग के 7 फेरों से या फूल माला से शादी नहीं होती मेरे पास, क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि खुतबा होगा, विटनेस होगा, उसके बाद मियाँ बीवी हस्बैंड एंड वाइफ बनते हो लोग। आप उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं। तो सरासर ये जुल्म है, नाइंसाफी है। और हमको पूरा यकीन है कि हम जब कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, हमको कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट इंसाफ करेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 21 का, 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन है। और कहाँ यूनिफॉर्म, आप ड्राइवर्स को छोड़ दे रहे हैं और आप कस्टम एंड यूसेज के नाम पे उसको छोड़ दे रहे हैं। विल पावर आप देकर बोल रहे हैं कि भाई अब कोई मुसलमान भी अपनी बेटी को नहीं देगा, वो किसी को बेटे को दे देगा आपने। बल्कि विल पावर में ऐसा भी है कि बेटा बेटी को छोड़कर कोई घर के नौकर को भी दे सकता है। मैं घर का नौकर था, मैं नौकर दे दूंगा, बेटा बेटी कहाँ जाएंगे? नहीं, विल पावर है। ये जस्टिस तो नहीं हुआ ना। तो ये हमारा इस यूसीसी के बिल के ऊपर बोलना था। अब आपका एक और क्वेश्चन होगा, अगर आप इजाजत दिए तो वही बोल देता हूं मैं। ये आपका है डिस्टर्ब एरियाज एक्ट, वही बोलूं या आपको नहीं पूछना है? नहीं, मैं खत्म कर रहा हूँ। चाचा, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, पूछिए आप पूरा सवाल पूछे, मेरे को जवाब देने का पूरा। तो डिस्टर्ब एरियाज एक्ट के बोलता हूँ मैं आपको। ये डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी का वर्ड अमित शाह उसको बहुत पॉपुलर किए थे। तो क्रोनोलॉजी ये है कि 1986 में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट बनाया गया, क्योंकि उस वक्त राइट्स थे और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट बनाया गया कि डिस्ट्रेस सेल रोकने के लिए। फिर 1991 में राम मंदिर बाबरी मस्जिद का इशू उरूज पे था, तो उसको फिर लागू किया गया। उस वक्त क्या बोला गया कि कलेक्टर से परमिशन लेना सेल करने से पहले, और उसमें 2 कंडीशन थे, फ्री कंसेंट और रीजनेबल सेल प्राइस होना चाहिए। 1991 में 1995 से बीजेपी की सरकार आ गई, तो अब उस वक्त से परमिशन देना या नहीं देने का जो कलेक्टर के पास था, वो रिलीजियस ग्राउंड्स पे शुरू हो गया कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, डिनाई करेंगे। फिर 1996 में हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर फ्री कंसेंट है और रीजनेबल वैल्यू है, तो कलेक्टर हैज नो जुरिस्डिक्शन टू फर्दर कंसिडर एनी अदर इशू। और कलेक्टर अगर इन ग्राउंड्स पर रिफ्यूज नहीं करता है, माने कलेक्टर इसको नहीं देख रहा है फ्री कंसेंट रीजनल प्राइस, तो फिर कलेक्टर को इजाजत नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है। 2002 में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि एनी थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड अदर देन द सेलर एंड द बायर वुड हैव नो लोकस स्टैंडी और अथॉरिटी टू ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजैक्शन, हेंस द नेबर्स वे प्रिक्लूडेड। माने अगर कोई पड़ोसी बोलेगा दो आप बेच रहे मैं कह रहा हूं, पड़ोसी को अख्तियार नहीं उसको ऑब्जेक्ट करने का। 2002 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है। 2010 में फिर हाई कोर्ट ने थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्शन को डिसमिस कर दिया। एक हिंदू हित रक्षक समिति थी, उनका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया, मगर इसका मिसयूज चलता गया। फिर 2020 में फिर से हाई कोर्ट ने हैविंग कंसीडर्ड द अर्लियर जजमेंट्स, फिर से हाई कोर्ट ने रिटीरेट किया कि फ्री कंसेंट होना चाहिए और रीजनेबल वैल्यू
should be considered while granting rejecting application under Disturbed Areas Act. फिर थर्ड पार्टी का ऑब्जेक्शन उन्होंने खारिज कर दिया हाई कोर्ट में। ऐसा सिमिलर रहा। अब 2020 में ये इनके हाई कोर्ट की जजमेंट पसंद नहीं आई बीजेपी सरकार को, उन्होंने एक अमेंडमेंट किया क्या कि उसको फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और उसको क्या हुआ, ये अमेंडमेंट को स्टे मिल गया था। तो 2026 में बीजेपी की सरकार ने एक नया उसमें शगुफा छोड़ दिया कि एग्रीव पर्सन होगा। अरे भाई एग्रीव पर्सन तो अब कोई भी हो जाएगा, अब तो सिर्फ मुसलमान नहीं है। मिसाल के तौर पर रूलिंग पार्टी के आदमी को हफ्ता नहीं मिला तो बोला मैं एग्रीव पर्सन हो गया। ये तो सबको कमीशन हो जाएगा। तो आपने तो कमीशन लेने का तो लीगलाइज करने तरीका बीजेपी है, एग्रीव पर्सन हो जाएगा। और उसमें क्या किया, कम्युनल टेंशन और लाइवलीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू कम्युनल टेंशन। इसका मतलब क्या है बताओ, डेफिनेशन क्या है? कम्युनल टेंशन और लाइवलीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन एक ही है, इसका डेफिनेशन एक ही है कि मुसलमान अपनी जायदाद को बेच नहीं सकेगा, ना किसका खरीद सकेगा हिंदू का। और बॉर्डर एरियाज होगा वहां पर बोलेंगे नहीं ये कम्युनल टेंशन होगा। तो हमारा मानना ये है कि अर्लियर हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स है उसकी नजर में ये सब के सब जो बनाया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है और ये एक मैलिशियस इंटेंशन से पुराने हाई कोर्ट के जजमेंट्स को ओवररूल करने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया है। और ये थर्ड पार्टी का जो एग्रीव पर्सन बनाया गया है, इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, कॉरपोरेटर को और आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्री हैंड दिया जाएगा कि आप बस जाकर ट्रांजैक्शन को रुका दो और ऑब्जेक्शन करते रहो। ये इसका क्रोनोलॉजी है। अब आपको लास्ट में इतना बताऊंगा मैं, ये अहमदाबाद में, वेस्टर्न अहमदाबाद है, एसटी हाईवे है, वहां पर कुछ होगा वो तो सिंगापुर की तरह नजर आता है वहां पे। अब कहां पर प्रॉब्लम होगा? जुहापुरा में होगा, कालूपुर में होगा, दरियापुर, पलाडी, नवरंगपुरा, जमालपुर, खानपुर, जुहापुरा, वटवा में होगा। तो ये बनाया गया इसलिए सिर्फ और सिर्फ के यहाँ पर तकलीफ पहुंचाओ। ये हमारा मानना है, ये कानून भी गलत है। और हम उम्मीद करते कि जब ये चैलेंज होगा हाई कोर्ट में, पहले जो डिसीजंस की रोशनी में हाई कोर्ट इसको भी इंशाल्लाह हमारे जो भी कोर्ट को जाएंगे जिम्मेदार लोग वो उसको बताएंगे हाई कोर्ट को कि आपके अगले जजमेंट्स को ये लोग इस तरह ओवरकम कर रहे हैं कि एग्रीव पर्सन्स का एक नया आपने शगुफा छोड़ दिया, कम्युनल टेंशन और लाइवलीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ। ये क्या है भाई? और फिर आखिरी बात ये है, हम बीजेपी सरकार से पूछना चाह रहे हैं, आप तो बड़ा पीसफुल स्टेट बोलते हैं इसको, तो ये तो पीसफुल स्टेट नहीं है। अगर पीसफुल स्टेट होता तो तुमको कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पीसफुल स्टेट नहीं है फिर ये। और फिर आप बोल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ, यहां पर आप हिंदू कानून को मुसलमानों पे लागू कर रहे हैं और आप ये बोल रहे कि हिंदू मुसलमान की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, ना मुसलमान हिंदू खरीद सकता। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है देखो आप। तो नफरत की बुनियाद पर ये पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है और ये देश के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है। आप अगर एक धर्म के लॉस को दूसरे धर्म के मानने वालों पर लागू करेंगे, ये देश के हित में नहीं है, ये देश के संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एश्योरेंस दिया उसके खिलाफ काम हो रहा है। ओवैसी साहब, एक प्रश्न ये आ रहा है, राइट से पूछने दो भाई, राइट से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी को अंतिम देना कहा है, इसके आपकी काम खाली पुकारना है। Sir, your party has always been blamed of being the B team of BJP. आपकी पार्टी को हमेशा ब्लेम किया जाता है कि आप बीजेपी की बी टीम हो। तो आर यू कंसिडरिंग ऑफ वर्किंग विद द इंडिया अलायंस? Your question, or are you B team of BJP? That is my question. I am the original M team.
Nobody. I am the original M team. इसका मुस्लिम माइनॉरिटी मत निकालिए, मार्जिनलाइज सेक्शन का टीम हूँ मैं। No, but are you? सुन, अब आप देखो, या तो आप कांग्रेस के बोल दो मेरे को, नहीं है ना आप, है क्या, है या नहीं है, नहीं है ना, सुनो तो जाओ मेरा, मैं ओरिजिनल एम टीम। दूसरी बात यह है कि आखिरी मर्तबा एक मुस्लिम एमपी गुजरात में कब जीता था? मैं तो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ। 84 चाचा, 84 अहमद पटेल लोकसभा talking about Ahmedabad, Ehsan Jaffrey. राज्यसभा थे एहसान जाफरी साहब। नहीं, you are mistaken. अच्छा चलिए आपकी अच्छा सुन तो मेरे से बहस मत हाँ, you finish your answer. no, Let him finish. अरे let him finish यार, क्वेश्चन पूछा है। अच्छा ठीक है, आप सर, अच्छा सर आप आंसर फिनिश कीजिए बस। अरे ठहरो ना, मेरे को बोलने दो ना, उनको बोलने दो, तुम सवाल करो, हमको बोलने दो। तो आप मुझे चेक मत कीजिए। छोड़िए ना, हमको बोलने दीजिए। Here to question. आप अपना एजेंडा लेकर आए तो अलग बात है। 91 से अभी तक कोई मुसलमान एमपी नहीं, चलो मान लीजिए 91 नहीं जीता, मेरी वजह से, किसकी वजह से? आज देश की पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी है, किसकी वजह से? मेरी वजह से। आसाम की मिसाल ले लो आप, 50 एमएलए कांग्रेस के बीजेपी में चले गए, 50। अभी मुख्यमंत्री कांग्रेस के एमपी थे, रिजाइन करके चले गए, उनका प्रेसिडेंट चला गया, मेरी वजह से। नहीं, मेरे पे डालना चाह रहे तो मेरे लिए बैच ऑफ ऑनर है, मेरे को इतराज नहीं, मगर हकीकत कुछ और है। अब ये जो यूसीसी का बिल है, कांग्रेस क्यों ने डिवीजन का मुतालबा किया असेंबली में? उत्तराखंड में वॉइस वोट में कांग्रेस भी शामिल है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जाकर उठाकर देख लो, 2019 में अमित शाह ने उसको और खराब किया, कांग्रेस सपोर्ट की, मैं इम्तियाज जलील अपोज की, डिवीजन कराए हम लोग। ओम बिरला साहब स्पीकर थे, वो बोले कि वैसे तुम अमेंडमेंट मूव करेंगे, तुम दो ही है। मैं सर अल्लाह है मेरे साथ। 2008 में या 9 में चिदम्बरम ने यूएपीए को कोटा हटाकर किया, मैं यूपीए की सपोर्ट कर रहा था, उसके खिलाफ बोला, उसके खिलाफ वोट दिया। मेरा भाषण है, जाकर देखो जिसको सुनना आता है। मैंने अपने भाषण में कहा था कि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म विल बी यूज्ड अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 बच्चों को बेल नहीं दिया, उन्होंने उसी डेफिनेशन का हवाला दिया जिसका मैं अपोज किया था। आप लोग जो है थकते नहीं है मेरे से पूछने, जहां मैं देख गया आपको नजर आता फुला टीम ये टीम, तो एनीवे आपका राइट है, इसका जवाब ये। ये आता है कि आपने खाली 529 जगह पे क्यों? क्योंकि इलेक्शन तो 9000 से ज्यादा सीट है, मतलब ये पार्ट वन सुन लो, पार्ट 1 सुन लो। अभी नहीं, अभी तो जल्दबाजी में ये 2-3 दिन का बढ़ सकता है, वो कोई फाइनल नहीं हुआ, फुल स्टॉप नहीं है वो। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या है? बढ़ा तो क्यों बढ़ा, लड़ा तो क्यों लड़ा, खाया तो क्यों खाया, उठा तो क्यों उठा, आया तो क्यों आया, तो ये सवाल चलता रहेगा। अभी तो अभी ये प्रोविजनल लिस्ट है, इसको बढ़ा सकते हैं। सर किस पेज में इलेक्शन लड़ रहे हो यहाँ पे? मेरा सवाल इसी सर सर यहाँ के दरियापुर के पूर्व सवाल एमएलए यासुद्दीन, जैसे आपने कहा कि हमारे वजह से कांग्रेस नहीं आती है, पर वो बार बार हर सभा में, हर प्रोग्राम में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं कि एमआईएम की वजह से हम हारे। तो इस बार ये प्रचार यही कर रहे हैं, कल ट्वीट किया था उन्होंने फेसबुक पे। साबिर भाई उसकी वजह से हार गए, उन्होंने साबिर भाई उसकी वजह से हार गए। हाँ, आज भाई तो उन्होंने साबिर भाई उसकी वजह से हार गए। ये ये जो पूछ ली दोबारा मत पूछो। जो पूछ लिया भाई से रिपीट करेंगे तो फायदा। आंसर यू जहाँ पे मोदी प्रभावित है, आपने कैंडिडेट ये निकल जाए, ये जो डिवीजन हो जाए, इसके लिए कैंडिडेट और कांग्रेस को नुकसान
नुकसान पहुंचाने के लिए आप क्या निर्देश दे रहे हैं? एक बात सुनो, यही एक ऑब्जर्वेशन मतलब क्वेश्चन करो। यही मेरा नहीं सुन, बंगाल में कांग्रेस किस तरह लड़ रही है इलेक्शन? अकेले लड़ रही है। वहाँ क्या कर रही है? नहीं, कांग्रेस अलग, सीपीआई सीपीएम अलग, वहाँ पे क्या हो रहा है बताइए? अरे आप सुनिए, और एक बात, बिहार में क्या हुआ? बिहार राज्यसभा में क्या हुआ? क्या हुआ नहीं याद है आपको? याद दिलाऊं? अरे आपको सब याद है, आप पांच, सुनिए, 5 एमएलए हमारे बिहार में थे, 5 एमएलए हमारे बिहार में थे। हमने कांग्रेस के 6, तेजस्वी यादव ने हमारा अख्तर अली से मिला के सपोर्ट करो, पहला तुम लोग डिसाइड करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट किए। 6 में कांग्रेस के 3 गायब, आरजेडी का 1 गायब। मैं क्या पढ़ के फूका था? है? हैदराबाद में जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन हुआ, नवीन यादव हम सपोर्ट करें, वो जीता। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, मैं 1 एमपी, कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर मुझसे बात नहीं किया। हमारा चीफ मिनिस्टर मुझसे 2 मरतबा बात की, रेवंत रेड्डी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सपोर्ट किए, क्या थे? चुनाव लड़ना मेरा राइट है, मैं कोई एनजीओ नहीं हूं, जीत हार लगी भी है। आप 3 मरतबा नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री आप बना दिए। कितने सीट लड़ती है कांग्रेस पार्टी भाई? 400-500 लड़ते हैं ना, आप तो हरा ही नहीं पा रहे उनको। और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जितने कानून बनाए गए उसको कांग्रेस वाले का घर टूटा क्या? किसके घर पे बुलडोजर लग रहा? किसको गोली मारी जा रही? किसके हिजाब पे सवाल उठ रहा? किसकी मस्जिद नहीं है बोला जा रहा है? अफेक्टेड विक्टिम तो हम हैं, और आप हमको बोल रहे हैं कि हमारी वजह से हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या विजडम है। प्रूफ तो ये है। 3-4 नहीं, एक ही सवाल। अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा प्रश्न। सर, कोटा के अंदर आर्यन मुल्तानी, कोटा जहाँ कोटा जिले के अंदर आर्यन मुल्तानी में एक पुलिस ने टॉर्चर करना, अनलीगली उसको टॉर्चर किया था। विधानसभा में सवाल उठाया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पुलिस वाला सस्पेंड हुआ। सेकेंडली 4 करोड़ कब्रिस्तान जहाँ 500 साल पुरानी दरगाह थी, 25 मीटर कॉर्पोरेशन उसको अनलीगली तोड़ पे ब्रेकअप करके फिर उसको भी हाईकोर्ट के अंदर यही हिंदू नेता गए थे। और आपने भी साबरमती रिवरफ्रंट के लिए कचरे का मुद्दा उठाया था, उसके पिराना डंपिंग के लिए। फिर वही उसके लिए भी हाईकोर्ट के अंदर हिंदू जो जिग्नेश मेवानी सर आते लोग भी गए, उन्होंने मुद्दा उठाया। चौथा कि यहाँ पे जैसा भी आपने मकानों की बात करी, बुलडोजर की बात करी, 25,000 से ज्यादा बुलडोजर से मकान यहाँ पे गिराए गए। उस मुद्दे को भी मेवानी और अन्य 3 जो हिंदी सीपीएम वो लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़े, अप्रोच किया। वहाँ MIM का एक भी नेता एक भी सवाल नहीं उठाया। तो क्या ये इसको किस तरह देख रहे हो आप? मुस्लिम समाज की राजनीति कर रहे हो। MIM का नेता नहीं गया, किसने आवाज उठाया? कोई नहीं आया। अभी शायद हम लोग पूरी टीम हमारी गई, पूरी टीम गई है। सर, किस तरह के कोर्ट से लेके सुप्रीम का कंप्लेन है? जहाँ भी जब तकलीफ पड़ी पूरी टीम हम लोग ले आ गए। कोई टीम आज तक कांग्रेस नहीं आई। बड़ौदा से MIM की टीम जमलेश्वर में जितने भी मकान टूटे हैं वहाँ पे गए थे आर्थिक मदद पहुँचाने के लिए। सर, जो भी है आप लोग गए, पर जो मुद्दे उठाए संसद विधानसभा से लेके विधानसभा में हमारा कोई नहीं है ना, हाँ, वो आ जाएगा होगा। आप कॉर्पोरेशन अगर अब सर देखिए एक बात सुनिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उठा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इंशाल्लाह आपका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हम आपको रोज भिजा देंगे। वेस्ट बंगाल में बीजेपी नहीं, सब बेकार बात है, झूठ है, उसको ताल्लुक नहीं, गलत बात है।
सवाल है। नहीं, आप बता लोगे बोलिए। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा है कि यदि एनडीए बंगाल में आएगी तो लैंड जिहाद और लव जिहाद भी होने देंगे। लैंड जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, फर्टिलाइजर जिहाद होता है, जॉब जिहाद होता है, एनवायरनमेंट का जिहाद होता है, मगर नौकरी का जिहाद होता ही नहीं। बेरोजगारी खत्म करने का जिहाद ही नहीं होता, गैस का जिहाद नहीं होता है। आपको मालूम गुजरात स्टेट पेट्रोलियम का कॉन्ट्रैक्ट कतर से है और कतर पे हमला हो गया उसके ऑयल गैस रिजर्व्स पर और उनका 20 to 30% प्रोडक्शन कम हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे कश्ती आ रहा है तो दोस्त है बोल के ईरान बोल रहा है मगर 18 करोड़ रुपए टोल टैक्स लेकर छोड़ रहा है। जितना छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो चाय की बंडी हो, खाने की दुकान हो, ये सब बंद हो चुके हैं। इस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। खतर से गैस ले रहे तो उनको अच्छा लग रहा है क्या? वो जिहाद नहीं है। अब बताओ, आप इनका कॉन्ट्रडिक्शन देख लो आप। तो ये देश को जो समस्या है वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस की वजह से, और एक डिल्यूजनल प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो सुबह में एक बोलता, दोपहर में एक बोलता, शाम में एक बोलता, सो के उठ के एक बात करता है। उससे सबसे बड़ा नुकसान तो भारत को हो रहा है, चाइना को हो रहा है, जापान को हो रहा है, साउथ कोरिया को हो रहा है। हमारा यूरिया फर्टिलाइजर एक MRI मशीन में हीलियम डालना पड़ता, उसका कल के दिन कमी हो जाएगी। जो रमजान में पोर्ट से फ्रूट्स जाते थे वो नहीं जा पाया। बासमती चावल जो सबसे ज्यादा ईरान और इराक को बिकता था वो उसका रेट गिर गया। तो ये समस्या है, इसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं देना चाह रहा है। इनको सिर्फ लगा है जिहाद, वो लोग बोल दो, ये बोल दो, ये काम है इनका। ओवैसी साहब, पवन खेड़ा ने आज कहा है कि ओवैसी साहब को ये देखना चाहिए कि आसाम में बीजेपी अहम पार्टी है, लेकिन ओवैसी साहब आज आकर कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं। तो ये पवन खेड़ा ने आज कहा है। देखिए, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देख लेंगे आसाम की, आसाम गण परिषद जब बनी थी उस वक्त कितने डिटेंशन में मुसलमान थे, और तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री बने कितने मुसलमान डिटेंशन में आए, ये आपको देखना पड़ेगा। तीसरा, डी वोटर जब AGP थे कितने थे, और तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री पद छोड़े कितने डी वोटर हो गए। चौथी बात ये कि कितने फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल थे। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाने वाला कौन? कांग्रेस। अब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का क्या है बताता हूं मैं आपको। उसमें जो 10 साल या 12 साल का लॉयर होता उसको ऑफिसर बना देते आप, गवर्नमेंट बनाती, जुडिशरी नहीं बनाती। तो कोई भी रोड चलता तो जाके बोलेगा ये फॉरेनर है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे आ जाता है। तो ऐसा है ना, जितनी परेशानी, तबाही और बर्बादी का आगाज कांग्रेस पार्टी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी का एक ग्रेजुएशन सेंटर है और बीजेपी से उनको मास्टर्स और PhD की डिग्री मिल जाती नफरत। तो जो काम कांग्रेस ने शुरू किया, अच्छा अब ये जो 50,000 मुसलमानों को बेघर किया गया आसाम में, पूछिए कांग्रेस पार्टी से कि लैंड ग्रैबिंग एक्ट का वो मिनिस्टर कौन था? रकीबुल साहब थे, जो आप MP हैं धुबरी के। वही कानून का इस्तेमाल हो रहा है अभी। NRC जब हुआ, लेट तरुण गोगोई साहब टुक प्राइड इन NRC, और NRC में 2 सेक्शन थे, ओरिजिनल ऑक्यूपेंट इनहैबिटेंट और नॉन ओरिजिनल। नॉन ओरिजिनल में मुसलमानों को डाला, कांग्रेस ने डाला उसको। और एक बात बोलता हूं, कांग्रेस की पार्टी में एक गोगोई साहब है, नॉट गौरव गोगोई, नॉट अखिल गोगोई, दूसरा गोगोई है। जब NRC की लिस्ट आई थी, उस शख्स ने मुसलमानों के 20 लाख नामों को डाला कि ये सिटीजन नहीं है, वो कांग्रेस का एलाइज है अभी। वो जानते नहीं है ना हिस्ट्री को, जानकर भी अगर खामोश होना चाह रहे तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। अच्छा, इतना सब जो एविक्शन हुआ 50,000 लोगों का, कहां थे भाई? वही बदरुद्दीन अजमल थे, लड़ रहे थे। और बदरुद्दीन अजमल तो सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस डाले, आज भी केसेस चल रहे हैं। तो ये चीज है जो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
और आप बोलते नहीं है, आपके मुंह में दही जम जाता है। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब ये है, आप चेक कर सकते, जितना मैं बोला हूँ आप चेक कर लीजिए, आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। अरे छोड़ो ना, उनका क्या बोल रहा है। सर, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन होती है जब जब चुनाव हो तो भड़काऊ भाषण के ऐसी चीजें ना बोली जाए एक समुदाय को लेकर दूसरे समुदाय, तो भी कितने जो अभी चीफ मिनिस्टर हो के ऐसे पद पर रहे लोग भी इस तरह के घृणास्पद भाषण देते हैं जिससे दूसरे यानी वर्ड प्रभावित हो। तो इलेक्शन कमीशन की भूमिका आप इलेक्शन के टाइम पर किस तरह देखते हैं? फिर कोई एक्शन होता नहीं है, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खाली बातें होती है कि हम ये एक्शन लेंगे, हम ये एक्शन लेंगे। तो क्या कहोगे इसके बारे में? मेरा मानना ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, उसके स्पिरिट को समझने की जरूरत है, और अगर कोई उसका वायलेशन करता है तो इलेक्शन कमीशन को उसका नोटिस लेना चाहिए। शायद आप ये पूछना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 2024 के चुनाव में कहा था कि किसका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, गाय और भैंस छीन लिया जाएगा, तो ये भी है। तो आपकी बात सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। सर, हेमंता जो सरकार है हेमंता विश्वास ने अभी जो एक कम्युनिटी को टारगेट करके जो किया, तो दैट शुड हैव बीन टेकन suo moto cognizance by the Supreme Court, but it has not been done. So what do you have to say about it? You don't know. Mr. Badruddin Ajmal had gone to the Honorable Supreme Court. The Supreme Court has given an order. I can show you also. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि अगर कोई फॉरेस्ट लैंड पर है तो उनको ऑल्टरनेट जगह दिया जाए। और हाँ, वो केस आपको बोल देता हूँ ताकि आप चेक कर सके। हाँ, वो केस है, बोल रहे तो समझा ले, जमालुद्दीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑनरेबल जस्टिस कृष्णम और नरसिम्हा और ऑनरेबल जस्टिस अतुल सी चंद्र अभी पेंडिंग की है। यहाँ पर अगर फॉरेस्ट लैंड पर नहीं है, डिस्टर्ब मत करो। होता क्या, आसाम में फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स आने के बाद जो गरीब लोग होते हैं, चौर बोलते हैं, अपने यहाँ से किसी और जगह पे जाके रहना शुरू करते हैं। ये भी मसला कांग्रेस पार्टी का है। कैसा है बताता हूँ। जब फ्लड आया, मैं दूसरी जगह चले गया तो मेरे को पट्टा सर्टिफिकेट देना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट सर्टिफिकेट देना चाहिए, रिलीफ कुछ नहीं। तो ये सब वहां से शुरू होता है। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जिसको सुन नहीं रही सरकार। Sir, I was talking about that Hemanta Biswas was pointing a gun at Muslims. Yes, it is that wrong. I'm talking about. Yes, it is wrong. It is wrong. Later he disowned That should have been taken No, soon. later he disowned that video. बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं जीना मुश्किल कर दूंगा, मैं उनका सियासी हड्डी तोड़ाऊंगा, उनकी कमर की हड्डी तोड़ दूंगा, मदनी साहब को जाना है वहां चले, मैं भिजा दूंगा वहां पर। तो सब बातें कर रहे हैं। सर, यूजीसी के स्टैंड क्या है? यूजीसी रेगुलेशन के ऊपर हाँ, जो हाँ, बिल्कुल दलितों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, यानी कुछ नहीं, यानी उसको अपराधी है नहीं, डिस्क्रिमिनेशन किससे हो? डिस्क्रिमिनेशन की बात सही है। देखिए, आपको डिबेट करना है, टाइम बोलो, जगह बोलो। आप जर्नलिस्ट के साथ बात करें, मेरा जॉब सुनो। आपको नहीं देखिए, यू आर डिबेटिंग विद मी, यू हैव ऑल द राइट, बट हियर आई एम डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आई विल गिव यू रिप्लाई। यू वांट टू डिबेट विद मी, शो मी द प्लेस एंड टाइम, आई विल कम एंड डिबेट विद यू। I'll come and debate with you. But if you are asking me this question, why did that UGC regulation was taken back? No, किसी भी समझ से हो सकता है सर। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन में फर्क होता है। डिग्निटी का सवाल आता है। किसी को जात के नाम पर बोलकर मारा जाता है। और आपको मालूम, अच्छा ये सब छोड़ दीजिए, दिल्ली का एम्स जाकर देखो आप, एम्स हॉस्पिटल है ना, उसमें दलितों का अलग बिल्डिंग है। क्यों है? और संविधान में इक्वालिटी की जब बाबा साहब ने बात की, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की,
So just one more question. पार्लियामेंट में नक्सलिज्म पे डिबेट हो रही थी, अमित शाह जी ने आपको थैंक यू बोला था रिगार्डिंग जो ग्रे हाउंड्स की जो प्रोसेस चली थी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. सो क्या आपको लगता है कि ये लेफ्ट वोट बैंक जो वेस्ट बंगाल में कंटेस्ट कर रहे हैं ये इसको इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपने नक्सलिज्म पे अपोज किया था, आपने बीजेपी के साइड किया था. ऐसा है ना कि फंसे रजिया गुंडों ने मेरा हाल करना चाह रहे. मेरी स्पीच को सुनो आप. मैंने आप मेरी स्पीच को नहीं सुने, इसका मतलब आप जो है ना व्हाट्सएप इंडस्ट्री को फॉलो मत करो. असदुद्दीन ओवैसी का स्पीच सुनो. मैंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि नक्सलिज्म खत्म हो गया, मैंने 1978 की बात की थी. आपको मालूम 1978 में क्या हुआ था? आपको पढ़ना चाहिए. 1978 में भी नक्सलवादी जो थे वो बोले हम अब आर्म स्ट्रगल नहीं करेंगे. 3 साल बैक टू विलेजेस वो लोग किए, और बैक 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि इंडिया में न्यू कॉलोनिज्म है, इंडिया में फ्यूडलिज्म है, इंडिया में फ्यूडल लॉर्ड्स हम हथियार उठाएंगे. ये बात किसी ने नहीं की. दूसरी बात मैंने कही थी जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही खत्म हो गया, मैंने कहा भाई वो हथियार डाल रहे हैं मगर वो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ नहीं रहे हैं. अरे एक मिनट प्लीज लेट मी कम. हथियार डाल रहे हैं, आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ रहे हैं. तीसरी बात हमने ये की थी कि ये जो एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है, मैंने कहा कि एक्सट्रीम राइट विंग एक्सट्रीमिज्म विल लीड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. अब इसमें बोलो, आप इसमें स्पीच आप सुनते तो ऐसा सवाल नहीं करते. मेरे भाई आप सुन लिया करो. मैं बैठा हूँ कि भागने वाला नहीं हूँ. ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि समंदर के 2 किनारे एक हो जाएंगे. और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म की मैंने बात की. मैंने आसाम के चीफ मिनिस्टर का हवाला दिया अपनी स्पीच में. तो आपको सुन के समझ के पूछना चाहिए. अच्छा रहता, मजा आता हूँ. चलिए ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू. देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं.